उम्मीद करता हूँ मैं लाइव हूँ, मेरी आवाज जो है वो आप सभी सुन पा रहे होंगे। और आज हमारा पहला क्लास है इस बैच में। तो सबसे पहले तो हम लोग बैच के बारे में थोड़ा सा बात कर लेते हैं कि बैच आप या ये जो कोर्स आप करने वाले हो, इसको कैसे आप ज्यादा से ज्यादा अपने लिए बेनिफिशियल बना सकते हो। छोटी छोटी बातों का ध्यान रखेंगे तो बहुत मजा आने वाला है। एक थोड़ी सी लंबी यात्रा है। मार्च के फर्स्ट वीक में मैं कोशिश करूंगा कि ये सिलेबस आपका पूरा कंप्लीट हो जाए, अगर कुछ ऊंच नीच ना हो, क्योंकि भविष्य किसी ने नहीं देखा है। और वेरी गुड इवनिंग, सभी को गुड इवनिंग है भाई। टाइम पर आ जाए करिए। वेबसाइट में लॉगिन आ रहा है, लॉगिन में प्रॉब्लम आ रहा है सर, हो सकता है कुछ आ गया हो। अब क्लास के बीच में तो मैं उसे दूर नहीं कर सकता। कल फिर एक बार ट्राई करिएगा, कोई प्रॉब्लम होगा तो मुझे बताइएगा। देखिए, ये जो बैच है ये थ्योरी बैच है, यानी कि हम लोग इसमें रीजनिंग की जो भी थ्योरी होती है, जो भी कंसेप्ट होता है, उस पर काम करेंगे। अपने आप को कंसेप्ट में माहिर करेंगे। माहिर करने का मतलब यह है कि आप रीजनिंग के सवाल ऐसा होगा, जैसे आज मैं जो आपको सवाल कराने वाला हूं या क्वेश्चन आपको जो करवाने वाला हूं, वो आपको आते होंगे। ऐसा नहीं कि नहीं आपको आते होंगे। बस हमें क्या करना होता है, रीजनिंग में उन तरीकों को ढूंढना होता है जिससे हम टाइम को बचा सकें। और वो तरीके जो हमें टाइम बचाते हैं, जिसमें हम टाइम बचा सकते हैं, जिसके जरिए हम टाइम बचा सकते हैं, वो तरीके सीखने के लिए आपको थोड़ी सी प्रैक्टिस करनी होगी। बाकायदा इस बैच के अंदर आपको एक बुक भी मिलेगी। जिन्होंने बुक लिया होगा उनको बुक मिलेगा, जिन्होंने नहीं लिया होगा वो अपना कहीं से भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। दिक्कत यह है कि इसमें पावर पीडीएफ भी है, आपको क्लास पीडीएफ भी है, आपके पास बुक भी है। तो आप किसी एक चीज से प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर दीजिएगा। आप बुक से प्रैक्टिस करना चाहते हैं, आप बुक से करिएगा। स्टार्टिंग में ऐसा मत करिएगा कि नहीं पावर पीडीएफ से भी कर रहे हैं, बुक से भी कर रहे हैं, क्लास पीडीएफ से भी कर रहे हैं। क्लास पीडीएफ तो आपको हो ही जाएगा, मैं क्लास में जो कराऊंगा वो तो हो ही जाएगा। लेकिन अगर आप बुक से कर रहे हैं तो फिर पावर पीडीएफ अभी हाल फिलहाल रहने दीजिएगा। अगर आप पावर पीडीएफ से कर रहे हैं तो बुक अभी हाल फिलहाल रहने दीजिएगा। क्यों? क्योंकि एक ही चीज को बार बार आप इधर उधर से प्रैक्टिस करोगे तो नंबर ऑफ क्वेश्चन आपके ज्यादा हो जाएंगे। आप उतने क्वेश्चन लगा नहीं पाओगे पर डे, और आपका और मेरा सिंक्रोनाइजेशन टूट जाएगा। मैं आगे चला जाऊंगा, आप पीछे रह जाएंगे। आप मेरी बात समझ पा रहे हैं? इसीलिए कोशिश ये करिए कि हर रोज जितने क्वेश्चन मैं आपको कराऊं, उस टाइप के क्वेश्चन आप चाहे तो बुक से ढूंढ के, चाहे तो पीडीएफ से ढूंढ करके डेली के डेली सॉल्व कर लीजिए। कोई समस्या आती है, मुझे सुबह 10 बजे से लेकर 12 बजे के दौरान आप फोन कर सकते हैं। फोन के जरिए मैं आपके सारे डाउट बता दूंगा। कोई भी डाउट होगा तो वो हम आपको सारे बता देंगे। मॉक जो है वो आपको अवेलेबल है प्री टेस्ट के फॉर्मेट में, तो आप वहां पर जाएंगे, आप उन मॉक को लैपटॉप पे भी दे सकते हो, फोन पे देना चाहते हो फोन पे दे सकते हो, आपके पास आईफोन है आईपैड है तो आप उस पर भी दे सकते हो। सभी जगह आप मॉक को एनालाइज कर सकते हो। ठीक है। दूसरी चीज जो अब मैं आपसे चाहूंगा वो ये कि आप हर रोज क्लास में आए। अगर आपकी क्लास हो रही है तो आप क्लास को लाइव अटेंड करें। देखिए, होता यह है कि आप रिकॉर्डेड बैच भी ले सकते थे, लेकिन लाइव बैच का फायदा यह होता है कि आप ना चाहते हुए भी हमारे और आपके बीच में एक कंटिन्यूटी बनी रहती है। रिकॉर्डेड बैच में क्या होता है कि बैच खरीद लिया, जिस दिन बैच खरीदा, जिस दिन पैसे अकाउंट से कटे, उस दिन तो बड़ी चिंता रहती है कि अरे आज तो पैसे कटे हुए हैं, आज हम पढ़ेंगे। आप एक दिन पढ़ते हैं, 2 दिन पढ़ते हैं, 3 दिन पढ़ते हैं, 4 दिन पढ़ते हैं। मेरे पास है बैच का डेटा रहता है कि किस बैच ने किस बच्चे ने कितनी देर पढ़ा है। तो मैंने देखा रिकॉर्डेड बैच में बच्चे शुरू के वीडियोस तो बहुत पढ़ते हैं, फिर पता नहीं क्या उनका एनर्जी डाउन हो जाता है, पता नहीं क्या होता है, वो डिमोटिवेट हो जाते हैं और पढ़ना बंद कर देते हैं। फिर वो बैच पढ़ा रहता है और फिर बाद में मेरे पास फोन करते हैं, सर वैलिडिटी बढ़ा दीजिएगा, मैं पढ़ ही नहीं पाया, मैं पढ़ ही नहीं पाया, मुझे काम लग गया, मुझे ये फंस गया, मैं वहां फंस गया, मैं वहां। तो ये आपके लाइव बैच में नहीं होता। लाइव बैच में आप आएंगे, आपकी जो भी समस्या है वो हम और आप डेली सॉल्व करेंगे। और इसीलिए लाइव बैच इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि इसमें आपकी कंटिन्यूटी बनी रहती है। और आप यकीन मानिए, आपको आपकी तैयारी तक पहुंचने के लिए, आपको आपकी जगह तक पहुंचने के लिए अगर कुछ चाहिए तो वो कंटिन्यूटी है, यानी निरंतरता है। अगर आप लगातार बने रहेंगे, लगातार पढ़ते रहेंगे, थोड़ा थोड़ा भी पढ़ेंगे, तो भी साल भर के अंत में आप उतना पढ़ चुके होंगे कि आपका सिलेक्शन हो जाएगा। और अगर आप इस तरीके से पढ़ेंगे कि आज आपने पढ़ लिया 12 घंटे, 13 घंटे, 14 घंटे, आज शरीर बहुत अच्छा फील कर रहा है, आज आलस नहीं लग रहा है, सुबह सुबह उठे, आज तो हम एकदम गणित खत्म कर देंगे, रीजनिंग खत्म कर देंगे, इतिहास खत्म कर देंगे, मूड बनाया और बैठ गए, 14-15 घंटे पढ़ लिए, फिर पता लगा अगले दिन कुछ नहीं पढ़ रहे। इस तरीके से सिलेक्शन नहीं होगा। आप पढ़ेंगे बहुत लेकिन सिलेक्शन नहीं होगा, यकीन मानिए। सिली मिस्टेक्स हो जाएंगी, कुछ गड़बड़ हो जाएगा, कुछ ऐसी चीजें हो जाएंगी जो आप नहीं चाहेंगे वो हो जाएगा। वैसे आप में से कई सारे लोग ऐसे हैं जो पहले भी पढ़ चुके हैं, और कई सारे लोग ऐसे रहेंगे जो बाद में वीडियो देखते हैं। कुछ लोग लाइव आएंगे, कुछ लोग बाद में देखेंगे। मेरी कोशिश यही है, मेरी उम्मीद यही है कि आप सभी लोग लाइव आइए। ठीक है। हाँ जी, केवल 1 घंटा ही क्लास लेंगे हम, 1 घंटे से ज्यादा हम आपकी क्लास नहीं लेंगे। आज थोड़ी सी बातें करेंगे, आप समझ जाइए अच्छे से, हमें समझ जाइए। कुछ नए बच्चे भी हैं और कुछ पुराने भी हैं, तो आप हमें समझ जाइए, हम आपको समझ जाए।
एक बार हमें अंदाजा हो जाए कि आप किस लेवल से पढ़ रहे हैं, मैं उस स्पीड को पकड़ लूंगा, उस स्पीड से क्वेश्चन बताता जाऊंगा, उस स्पीड से हम लोग क्वेश्चन करते जाएंगे। मुझे लगेगा नहीं आप थोड़ा सा धीमा सीख रहे हैं, तो मैं थोड़ा सा अपना स्पीड डाउन कर लूंगा। तो एक दो दिन हम लोगों को अपना सिंक्रोनाइजेशन करने में समय लगेगा, लेकिन एक बात मेरा आपसे वादा है कि मैं आपका हाथ कभी नहीं छोड़ूंगा। मैं हमेशा आपके साथ खड़ा हूं, हमेशा। और ये कोई चुनावी वादा नहीं है। अब आप बैच में ज्वाइन हो चुके हैं, मैं अभी भी आपसे कमिटमेंट करता हूं कि अगर आपको कभी भी मेरी जरूरत महसूस होती है तो मैं हमेशा आपके साथ हूं। एक टीचर के तौर पर, एक शिक्षक के तौर पर, एक रीजनिंग फैकल्टी के तौर पर मैं हमेशा आपके साथ हूं। आपका मन घबरा रहा है, आपको मोटिवेशन नहीं मिल रहा, आपको परेशानी फील हो रही है, आप पढ़ नहीं पा रहे हैं, तो हो सकता है कि मेरे अनुभव आपके काम आ जाए। जो और बच्चों ने गलती की है उनके अनुभव मेरे साथ हैं। आज 12 साल हो गए मुझे पढ़ाते हुए, तो उनके अनुभव है मेरे पास, और वो क्या गलती करो, क्यों सेलेक्ट नहीं हो पा रहे थे, फिर बाद में सेलेक्ट हो गए। एक और चीज मैं आपसे बार बार कह रहा हूं कि आप क्लास में रेगुलर रहिएगा। रीजनिंग में नंबर आपके लाने, किसी भी एग्जाम को आप देने जा रहे हो, एसएससी को देने जा रहे हो या आप यूपीएससी का देने जा रहे हो, किसी एग्जाम को देने जा रहे हो, कोई कंसेप्ट आपको ऐसा नहीं लगेगा कि आपने पढ़ा ना हो। हर एक टाइप का सवाल आपको बताया जाएगा, हर एक टाइप का कंसेप्ट आपको बताया जाएगा, उसका जो बेस्ट अप्रोच होगा, जो पिछले 12 सालों के दौरान डेवलप हुआ है, वो आपको बता दिया जाएगा। यानी फिर मेरे आप इस बैच को पढ़ने के बाद मेरे 12 सालों का अनुभव और आपका इस बैच का जो 3-4 महीनों का अनुभव होगा, आपके पास वो होगा। यानी इस बैच को पढ़ने के बाद आप मुझसे बेटर होंगे, आप मुझसे कहीं ज्यादा अच्छे होंगे। रीजनिंग में आप मुझसे ज्यादा अच्छे होंगे, क्योंकि 12 साल का अनुभव मैं आपको दे दूंगा, 3-4 महीने का अनुभव आपको और मिलेगा, और बाकी अनुभव आपका आपके पास ही है। तो आप मुझसे कहीं ज्यादा बेटर होंगे, और इस बात का मैं आपको विश्वास दिलाता हूं। ठीक है, बिल्कुल। हाँ बिल्कुल आएगा, रेलवे का वैकेंसी भी आएगा। ठीक है सर, बैकग्राउंड को व्हाइट मत रखना प्लीज, बैकग्राउंड व्हाइट ही रहेगा। देखिए कुछ चीजें होती हैं कि जो एक बच्चे को परेशानी होती है, तो उसके लिए हम सबका चेंज नहीं कर सकते। ठीक है, हम जो चेंज कर सकते हैं, जैसे अभी आपका नाम आ रहा होगा, कल से नाम आपका आना बंद हो जाएगा। मैं आपका नाम और नंबर डिस्प्ले हो रहा है उसको मैं हटा दूंगा। ठीक, तो दूसरी चीज मैं आपसे ये कहूंगा कि कई लोग ऐसे होते हैं जो इनको आलस फील होता है, पढ़ते टाइम आलस फील होता है, कुछ भी काम करने जाते हैं तो आलस फील होता है। एक छोटी सी टेक्निक मेरी अपनाइएगा, मैंने फील किया है कि ये होता है। आप क्लास आज करेंगे, कल आपको आलस आ जाएगा। सबसे ज्यादा दिक्कत यही होगी कि आलस आ गया। आलस मतलब आप लेजी हो गए, आप नहीं पढ़ना चाह रहे, मन नहीं कर रहा आपको पढ़ने का। तो एक काम करिएगा, जब भी आपको ऐसा कुछ फील करे, कोई भी काम करने से पहले, जब भी आपको लगे कि यार ये काम करना जरूरी है लेकिन मैं आलस की वजह से नहीं कर पा रहा हूं, तो 15 मिनट टहले, वॉक करें तेज कदमों के साथ, देखिएगा आपका आलस चला जाएगा। ये आज की टिप है, इसको हमेशा याद रखना, आलस कैसे चला जाएगा। अब आते हैं चैप्टर पर, अगर कोई डाउट होगा तो फिर भी पूछ लीजिएगा। अल्फाबेट टेस्ट से शुरुआत करते हैं रीजनिंग की। क्यों यहां से शुरुआत करते हैं? क्योंकि कई सारे ऐसे चैप्टर हैं, एनालॉजी, कोडिंग डिकोडिंग और सीरीज, अल्फाबेट सीरीज और अल्फाबेट टेस्ट तो है ही। इनसे जुड़ करके लगभग 5 से 6 प्रश्न आपके एग्जाम में आते हैं। हाँ, एसएससी में भी आते हैं, यूपीएससी में भी आते हैं, रेलवे में भी आते हैं, सभी एग्जाम में 5 से 6 प्रश्न आते हैं। तो सबसे पहला कंसेप्ट जो आपको पता होना चाहिए, वो आपको पता होना चाहिए अल्फाबेट। अल्फाबेट आपको पता है, अंग्रेजी वर्णमाला। इस चैप्टर से जो सवाल आते हैं, जो टाइप के सवाल आते हैं, 5 टाइप के, किसी भी एग्जाम को आप दे रहे हो उसमें इसी टाइप के 5 टाइप सवाल आते हैं। पहला, डिक्शनरी पर आधारित, यानी आपको 5 या 6 शब्द दिए जाएंगे और उनको आपको डिक्शनरी के हिसाब से अरेंज करना होगा। मैं कराऊंगा, सवाल का टाइप आपको कराऊंगा। दूसरा, अल्फाबेटिकल ऑर्डर पोजीशन बेस्ड, यानी कि अल्फाबेटिकल ऑर्डर में ये बाएं से 12वें नंबर पर ये है, लेफ्ट से 12th नंबर पे कौन सा है, राइट से 14th नंबर पे कौन सा है, इस तरीके के सवाल इसके अंदर आते हैं। नंबर ऑफ पेयर बेस्ड, एक आपको शब्द दे दिया जाता है, वर्ड दे दिया जाता है, उसमें आपको बीच में पता लगाना होता है ऐसे कितने नंबर ऑफ पेयर है जिसमें इक्वल नंबर ऑफ अल्फाबेट है, वो भी हम आपको कराएंगे। और रूल डिटेक्शन पर आधारित, ये टीसीएस के पैटर्न पर आता है कि आपको एक रूल दे दिया जाता है, उसके हिसाब से आपको डिटेक्ट करना होता है कि इसमें कौन सा रूल लग रहा है। आप इसे क्लासिफिकेशन के अंदर भी डाल सकते हैं। देखिए, क्लासिफिकेशन करनी हो, एनालॉजी करना हो, या फिर आपको कोडिंग डिकोडिंग करनी हो, आपको सबसे पहले जो इंपॉर्टेंट चीज है वो है अल्फाबेट के अल्फाबेटिकल ऑर्डर याद होना। आपके पास जो सवाल आएंगे, अभी हम लोग जो आज सवाल करेंगे, क्वेश्चन करेंगे, वो अल्फाबेटिकल ऑर्डर पे आधारित होंगे। यानी कभी हम फॉरवर्ड ऑर्डर ले रहे होंगे, कभी हम रिवर्स ऑर्डर ले रहे होंगे। मेरे कहने का मतलब यह है कि आपके पास अल्फाबेट कुछ इस तरीके की होती है, ए से जेड तक। आपका रीजनिंग में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। आज हम बिल्कुल इस बैच में हम बिल्कुल जीरो से पढ़ाएंगे। बिल्कुल हम ये माने चलेंगे कि आपने रीजनिंग कभी नहीं पढ़ी है, और यकीन मानिए दूसरी या तीसरी क्लास में पहुंचते पहुंचते आपका लेवल एकदम हाई हो जाएगा। एबीसीडी तो आती होगी ना, रीजनिंग नहीं आती, एबीसीडी तो आती है। एबीसीडी ये है ना, ए से लेके जेड तक,
कितने नंबर ऑफ लेटर होते हैं हमारे पास? 26 नंबर ऑफ लेटर होते हैं। वॉवल और कॉन्सोनेंट का कोई मतलब नहीं है। और अगर हम रिवर्स ऑर्डर में लिख दें, जेड पहले लिख दें और ए बाद में लिख दें, तो भी हमारे पास 26 लेटर ही होते हैं। पहली चीज, हमें दो चीजें याद रखनी है। पहला, अल्फाबेटिकल ऑर्डर, फॉरवर्ड भी और रिवर्स भी। फॉरवर्ड याद हो जाएगा तो रिवर्स याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। दूसरा, अल्फाबेटिकल पेयर, अल्फाबेटिकल पेयर, अपोजिट पेयर। ये दो कंसेप्ट हमको सीखने हैं अगले 5 मिनट के अंदर। पहले हम आपको अल्फाबेटिकल ऑर्डर याद करा देते हैं, कुछ 5 मिनट लगेगा याद करने में। एक वर्ड याद रखिए, ई ज्योति। एक छोटी सी बिटिया है, उसका नाम है ज्योति। उसको बुलाया, बेटा इधर आओ, बेटी, बेटा आई, बेटी आई, बेटी आई। बोलिए हमको ज्योति मत कहा करो। हमने क्यों? हमको ई ज्योति कहा करो। हमको ई ज्योति कहा है तुमको? बोलिए हम एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ज्योति है। हमका स्पेलिंग तो तुम्हारी गलत है, ज्योति है हम, अंग्रेज वाला ज्योति है, हिंदी वाला ज्योति नहीं है हम। तो ई ज्योति, ई ज्योति ये है 5 के टेबल पर नंबर, यानी कि 5, 10, 15, 20 और 25। ई का अल्फाबेटिकल ऑर्डर 5 रहेगा, जे का 10 रहेगा, ओ का 15, टी का 20, वाई का 25। ये 5 लेटर ऐसे आप याद कर लो। एबीसीडी में आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है, इनका अल्फाबेटिकल ऑर्डर हर किसी को पता होता है कि ए पहले नंबर पर आता है, दो दूसरे नंबर पर आता है, और बी दूसरे नंबर पर आता है, सी तीसरे नंबर पर, और डी चौथे नंबर पर आता है। ई का ऑर्डर हम ऑलरेडी याद कर चुके हैं 5, जे का ऑलरेडी याद कर चुके हैं 10, ओ का ऑलरेडी याद कर चुके हैं 15, और टी का हम ऑलरेडी याद कर चुके हैं 20। अब चलेंगे हम एफ का अल्फाबेटिकल ऑर्डर कैसे याद रखें। एफ का अल्फाबेटिकल ऑर्डर आप स्ट्रक्चर से याद करने की कोशिश करिए, बाकी जितनी भी टेक्निक है आप उनसे भूल जाएंगे। मैंने खूब टेक्निक पढ़ाई, खूब टेक्निक बनाई, लेकिन सबसे फ्रूटफुल और सबसे कायदे की जो टेक्निक है वो है उसके स्ट्रक्चर से याद रखना। जैसे अगर आप एफ को देखें, आज के बाद आप एफ का ऑर्डर कभी नहीं भूलोगे। अगर आप एफ को देखो तो एफ में आपको नजर आएगा 6, नजर आया? थोड़ा सा ध्यान से देखिए तो आपको एफ के ऑर्डर में 6 नजर आएगा, या 6 में आप एफ को देखो तो यहां एफ का ऑर्डर क्या हो गया? 6 हो गया। जी ये है, जी और क्यू, ये अंग्रेजी अल्फाबेट में, अंग्रेजी वर्णमाला में, इंग्लिश अल्फाबेट में दो ऐसे लेटर हैं जिनकी पूंछ होती है, टेल, पूंछ। एक ये है, एक ये है, दोनों की पूंछ को बढ़ा के खींच दो और ये डाल दो, तो यहां पर आपको 7 नजर आएगा, यहां पर भी 7 नजर आएगा। क्योंकि जी क्यू से पहले आता है तो इसको आप 7 दीजिएगा, और ये बाद में आता है तो इसमें 1 लगा के इसको 17 दे दीजिएगा। तो इससे आपको जी का स्ट्रक्चर याद हो जाएगा, जी का अल्फाबेटिकल ऑर्डर याद हो जाएगा। जी का 7, इसकी पूंछ को निकाल के बढ़ाना है, 7 बनाना है, 7 स्ट्रक्चर में बनाइए, और क्यू को 17 कर दीजिए। फिर हम उसके बाद जाते हैं एच। एच ऐसा होता है, कभी पेट्रोल पंप गए हो, वहां पेट्रोल भराया है तो वहां पर ऐसा 8 बना आता है ना डिजिट में, तो इसको आप 8 बना सकते हो। एच के स्ट्रक्चर में याद रखो 8। आई, मैं आई ऐसे लिखता हूं, आप भी ऐसे ही लिखते होगे। कितने लोग ऐसे ही लिखते हो आई? नहीं, आई लिखते हो ऐसे। तो ये क्या है? ये 9 का स्ट्रक्चर है, तो आई पे आपको याद रखना है 9। आई पे क्या याद रखना है? 9। के लगे थे कांटे, के स्ट्रक्चर में 2 पिन दिखाई दे रहे हैं, एक पिन इधर से मारा, एक पिन इधर मारा, आप दोनों को अलग कर दीजिए तो आपको दिखाएगा 11। के से क्या मिलता है? 11। एल, 12, 12, 12, 12, 12, एल फंसता है जाके 12 पर, तो एल का स्ट्रक्चर याद रखेगा 12। दो स्ट्रक्चर हमारे पास ऐसे हैं, एक एम और एक डब्ल्यू, जो ऑलमोस्ट सिमिलर है। कभी कभी मैं सोचता हूं शायद ऐसे ही अल्फाबेटिकल ऑर्डर सेट किए गए, लेकिन एम में भी देखिए आपको 3 नजर आएगा, वर्टिकली इन्वर्ट है, आप इसे ऐसा कर दीजिए। डब्ल्यू में भी आपको 3 नजर आएगा, आप इसको ऐसा कर दीजिए। आप इसे अगर रोटेट कर देंगे, इसको ऐसे और इसको एंटी क्लॉकवाइज, तो आपको 3 नजर आएगा, 3 नजर आएगा। पहले वाले को 13 दीजिए, दूसरे वाले को 23 दीजिए, तो एम का स्ट्रक्चर के हिसाब से हो गया 13 और डब्ल्यू का हो गया 23। बोलू ठीक है, याद होता जा रहा है। एन का, एन 14 नवंबर बाल दिवस होता है ना, 14 नवंबर बाल दिवस, 14N ऐसे याद रख सकते हैं, 14N 14 नवंबर बाल दिवस। पी में देखिए, पी आपको ऐसा दिख रहा है, पी का स्ट्रक्चर भी 6 होता है। पी को अगर आप पलट दोगे तो 6 बनेगा, क्योंकि हम 6 ऑलरेडी एफ को दे चुके हैं, तो इसको देंगे 16। आर से आप 8 की कल्पना कर सकते हैं, 8 बना सकते हैं, या बी भी बना सकते हैं, लेकिन आप 8 जानिए। हम ऑलरेडी एच को 8 दे चुके हैं, तो इसको नेक्स्ट वाला 8 देंगे तो वो 18 हो जाएगा। एस के स्ट्रक्चर में 9 नजर आएगा, तो एस को आप दे सकते हो 19। यू वी 21 और 22,
यूवी यानी युवराज सिंह 21-22 साल के थे तो क्रिकेट खेलने आए थे, ऐसे याद रख सकते हैं। आप अपना कुछ भी बना सकते हो, बस जो तरीके हैं कि कुछ याद रखेंगे, कुछ उससे रिलेट रखेंगे तो जल्दी याद आ जाएगा। यूवी 21 और 22, एक्स वाई जेड इसको आप कर दीजिए 24, 25, 26। इसमें आपको कुछ ज्यादा स्ट्रक्चर याद रखने की जरूरत नहीं है। 24, 25, 26 ऐसे कर दीजिए, ठीक है। आगे समझ में बफरिंग हो रहा है, किसको किसको लग रहा है बफरिंग हो रहा है? तो आई थिंक अभी आपने सारे स्ट्रक्चर याद कर लिए। मेरे साथ फिर से रिपीट कर लीजिए। एबीसीडी 1 2 3 4, ई का 5 रहेगा, जे का 10 रहेगा, ओ का 15 रहेगा, टी का 20 रहेगा, वाई का 25 रहेगा। फिर उसके बाद हम जाएंगे सीधे एफ पर। एफ के स्ट्रक्चर में हम 6 बना देंगे। जी पर हम पूंछ बना लेंगे, 7 आ जाएगा। एच में 8 बना लेंगे, आई में 9 बना लेंगे, जे का 10 ऑलरेडी है, के का 11, के कांटे निकालेंगे हम। तो ए एल 12 12 12 बार बार बोलिए तो आपकी जवान जो है वो एल पर फंस जाएगी। तो एल 12 में आता है। एम 13, डब्ल्यू आप 23 कर सकते हो, एम से 3 दिख रहा है। एन का 14 नवंबर बाल दिवस है। पी को आप पलट दोगे तो 6 दिखेगा, 16 हो जाएगा। क्यू का 17, आर का 18, 19, 20, एस से 19, आर में 8 आपको कल्पना करनी है। आर जब भी याद आए तो आपको 8 बनाना है उसमें, अब आपको याद रहेगा, नहीं भूलोगे आप। 18, क्यू का 17, आर का 18, एस का 19, टी का 20, 21, 22, यूवी 22, 23 हो गया। T20 होता है ना, 20 होता है तो T20 मैच हो गया। एस का 19 आप बना सकते हो। इस तरीके से आप इसके स्ट्रक्चर याद कर सकते हो। तो कितने लोगों को ये याद हो गए हैं? अगर ये याद हो गए हैं तो आइए एक बार इसको रिपीट करते हैं, देखते हैं कितने लोगों को याद होता है। एक छोटा सा टेस्ट ले लेते हैं, जल्दी जल्दी करेंगे फॉर्मेट में। आपको बस उसका फॉरवर्ड नंबर बताना है, रिवर्स नंबर अभी नहीं बताना। रिवर्स हमने अभी आपको सिखाया भी नहीं है। मैं जो लेटर लिखूंगा आपको उसका नंबर बताना है, ठीक है, क्योंकि यहां पे उल्टा सीधा लिखा हुआ है। इसका नंबर बताइए। आप ना चाहेंगे तो भी ये टेक्निक आपके दिमाग में काम करेगी। एच का नंबर क्या है? 8, वेरी गुड। आर का बताइए। आर से हम क्या बनाएंगे? 18, तो आर का नंबर क्या है? हमारा 18 है। के का हमारा नंबर क्या है? के लगे थे कांटे, दोनों कांटे निकाल के ऐसे लगा देंगे तो क्या 11 बन जाएगा। बताते जाइए फटाफट, तेजी के साथ बताते जाइए। वी, यूवी 21-22 साल। युवा जो होता है वो 21-22 साल का होता है ना, यूथ जनरेशन होती है 21-22। एफ का 6 हो जाएगा, वेरी गुड, बढ़िया। एन का 14 नवंबर से आप बाल दिवस याद रख सकते हैं। तो इस तरीके से ये काम आपको करना है। आज आपको क्या कर लेना है? हर हाल में अल्फाबेट टेस्ट को याद कर लेना है, अल्फाबेटिकल ऑर्डर को याद कर लेना है, ठीक है। अब हम क्या कर रहे हैं, यहां पर रिवर्स लिख रहे हैं। जैसे कि अगर हम रिवर्स लिखेंगे तो ये 1 नंबर पे आएगा, ये 2 पे, ये 3 पे, ये 4 पे, ये 5 पे, ये 6 पे, ये 7 पे, ये 8 पे, ये 9 पे, ये 10, ये 11, ये 12, ये 13, ये 14, ये 15, ये 16, ये 17, ये 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 और 26। फॉरवर्ड ऑर्डर में ये नंबर हमारे पास क्या थे? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 एंड 26, ठीक है। अब मैंने यहां पर फॉरवर्ड ऑर्डर भी लिख दिया है, रिवर्स ऑर्डर। रिवर्स ऑर्डर का मतलब यह है कि आप उल्टा एबीसीडी लिखे तो, या पीछे से गिनते हुए आए तो, है ना। तो आप देखेंगे कि किसी भी लेटर पे आप चले जाइए, उसका फॉरवर्ड और रिवर्स ऑर्डर जब भी ऐड हो रहा है तो 27 आ रहा है। जैसे 26 प्लस 1 27, 25 प्लस 2 27, 24 प्लस 3 27, 23 प्लस 4 27, 22 प्लस 5 27। तो अगर आपको उसका फॉरवर्ड ऑर्डर याद है, अगर आपको उसका फॉरवर्ड ऑर्डर याद है तो आप उसका रिवर्स ऑर्डर अपने आप ही निकाल सकते हो। कैसे? 27 से माइनस करके। या ज्यादा अच्छी अप्रोच ये है कि ऐसे सोचिए कि क्या जोड़ा जाएगी, 27 हो जाएगा। जैसे अगर मुझे आई का रिवर्स ऑर्डर निकालना, आई का नंबर क्या है? 9, फॉरवर्ड ऑर्डर यानी कि हम आगे से गिनते हुए हैं तो ये 9वें नंबर पर है। तो ये पीछे से कौन से नंबर पे आएगा? 9 में क्या जोड़ेंगे? 27 आ जाएगा, 18। क्लियर पॉइंट? अब आप कहोगे सर आप फॉरवर्ड और रिवर्स ऑर्डर क्यों बता रहे हो? एक्चुअल में एग्जाम में जो प्रश्न आएंगे, जो क्वेश्चन आएगा, वो कुछ ऐसा होगा कि बाएं से 5वें नंबर का लेटर है, फिर उसके दाएं आपको जाना है। कभी कभी क्या क्या, दाएं से 5वें नंबर पे कौन सा है, या दाएं से 8वें नंबर पे कौन सा है। तो इस तरीके के क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं।
क्लियर, समझ में आई मेरी बात? जैसे मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछ रहा हूं कि आपकी एक सीधी अल्फाबेट है, पूरी की पूरी सीधी अल्फाबेट लिखी हुई है, मुझे बताइए राइट साइड से 9वां लेटर कौन सा होगा, यानी यहां से 9वां लेटर कौन सा होगा? तो आपको कौन सा ऑर्डर दिया गया है? राइट से 9वां बोला गया है। अब आपको रिवर्स वाला तो याद नहीं है, आपको फॉरवर्ड वाला याद है, तो आप क्या करोगे? आप ऐसे सोचोगे कि 9 में हम क्या जोड़े, 9 में हम क्या ऐड करें कि हमारा 27 आ जाए। तो 9 में अपन क्या ऐड करेंगे? 18 ऐड करेंगे तो अपना 27 आ जाएगा। 18 हमारा फॉरवर्ड आ रहा है, 18 किसका होता है? आर का होता है। तो आपको गिनने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और ऐसे बहुत कठिन सवाल बनते हैं। कठिन सवाल क्या बनते हैं? कभी कभी हाफ को रिवर्स कर देता है, कभी कभी ग्रुप में रिवर्स करते हुए चलता है। तो ये जब तक आपको अल्फाबेटिकल ऑर्डर फॉरवर्ड एंड रिवर्स क्लियर नहीं होगा तब तक आपको मजा नहीं आएगा। जैसे अगर मैं आपको एक लेटर दूं कि राइट साइड से 19वां लेटर कौन सा है, राइट से 19 नंबर पे कौन सा है? वैसे आप यहां पे चीटिंग कर सकते हो कि राइट से 19 देख के बता सकते हो, लेकिन फिर भी आप सोचो कि राइट से 19 वो लेटर होगा जिससे मिलाने पर 27 बने, तो 19 प्लस 8 27 होगा। यानी फॉरवर्ड डायरेक्शन से लेफ्ट से आपका 8वां लेटर राइट से 27 होगा। 8वां कौन सा होगा? ये एच, एच इज द राइट आंसर। ठीक है, हट जाएगा, हट जाएगा, कल से हट जाएगा। समझ में आ गया? कल से हटवा दूंगा इसको, परेशान ना होइए। आ गई है वो टेक्नोलॉजी जिससे हम हटा सकते हैं। तो आपको ये चीज क्लियर हो गई कि फॉरवर्ड लेटर और रिवर्स लेटर क्या है। बाएं मतलब आपका फॉरवर्ड ऑर्डर, बाएं मतलब आपका बाएं, आपका लेफ्ट ए की साइड से है, आपका राइट जेड की साइड से है। इतना मामला क्लियर हो गया, लेफ्ट और राइट क्लियर हो गया। अगर क्लियर हो गया है तो एक चीज मेरे को और बताओ, फिर हम लोग आगे जाएंगे अगले कंसेप्ट पर, और फिर उसके बाद हम आपको ये और थोड़ा सा क्लियर करेंगे। जब तक हम अपोजिट पेयर नहीं सीख लेते हैं तब तक हम आगे नहीं जा सकते। मैं कुछ आपको बता रहा हूं, जैसे आप मुझे बताओ फॉरवर्ड से या लेफ्ट से, फॉरवर्ड या लेफ्ट से, फ्रॉम लेफ्ट साइड। अभी आपका सीधा अल्फाबेट है, अल्फाबेट एकदम करेक्ट है, सीधी है। आपका लेफ्ट साइड से 17वां लेटर कौन सा होगा? 17, लेफ्ट से 17। अब लेफ्ट से 17, 17 नंबर किसको मिला हुआ है? क्यू को मिला हुआ है ना, तो ये आपको चट से याद आ जाना चाहिए, क्यू है। अच्छा, इसका रिवर्स ऑर्डर क्या होगा? 17 में क्या जोड़ेगी? 27 हो जाए 10, यानी इसका रिवर्स ऑर्डर ये राइट से 10वां है और लेफ्ट से 17वां है। ये राइट से 17वां है, लेफ्ट से 17वां है और राइट से 10वां है, 10th नंबर पर। क्लियर हो गया? चलिए अगले कंसेप्ट पर चलते हैं, थोड़ा सा आपको और ज्ञान बताते हैं। अभी आपको सीधी अल्फाबेट कंसीडर करनी है, यानी आपको ये कंसीडर करना है, इसको मत देखना, इसको अभी अगले कंसेप्ट में यूज करेंगे। आपके लेफ्ट साइड पे ए है और ए टू जेड आपके पास अल्फाबेट लिखा हुआ है। एक कुछ छोटे छोटे प्रश्न मुझे बताइए कि आपके लेफ्ट से 12वां लेटर कौन सा होगा? फटाक से बता दो। लेफ्ट से 12वां, ए की साइड से 12वां, यानी हमें 12वां ही पता लगाना है। 12 किसको दिया था हमने? 12, 12, 12, 12 किसको दिया था? एल को। आ गया, दैट विल बी एल। यहां लेफ्ट कर लेते हैं, ठीक है। राइट से इसका नंबर क्या होगा? 12 में क्या ऐड करें कि 27 आ जाए? 15 इसका नंबर होगा राइट से। नाउ क्लियर? किसी को डाउट तो नहीं है? अब एक क्लियर है। अगला, अब आपको उल्टा अल्फाबेट कंसीडर करना है, जेड और ए। ध्यान से समझिएगा, मैंने उल्टा कर दिया इस बार। अब आपके लेफ्ट से 12वां क्या होगा? अब अल्फाबेट उल्टा उल्टा कंसीडर करिए। जेड पहले लिखा है लेफ्ट साइड पे, ए बाद में लिखा है राइट साइड पे। बाएं से 12वां, लेफ्ट से 12th नंबर। अब आपको नहीं पता, 12वां आपने याद नहीं किया है, जेड से 12वां आपने ए से 12वां याद किया। तो अपन क्या करेंगे? इसका रिवर्स नंबर निकालेंगे। 12 का रिवर्स क्या होगा? 15, क्योंकि 12 और 15 क्या बनाएंगे? 27। 15 किसको मिलता है? ओ को। राइट आंसर हो जाएगा ओ। बहुत बढ़िया, शानदार। ठीक है, अब थोड़ा सा एक चीज और पढ़ लेते हैं, फिर उसके बाद आपका ये कंसेप्ट ऑलमोस्ट पूरा, फिर सवाल पे हम लोग करेंगे। ठीक है, कंसेप्ट खत्म हो गया है। आपको कंसीडर करना है सीधी अल्फाबेट, ए से जेड। आपको बताना है लेफ्ट से 10वें लेटर के राइट 5वां लेटर कौन सा होगा? लेफ्ट से 10th लेटर के राइट 5th लेटर कौन सा है? सीधी अल्फाबेट है।
अब लेफ्ट से 10वें लेटर मतलब यहां ए से हम 10वें पे पहुंचे, पहले 10वें का मतलब हम कहां पर पहुंचेंगे, जे पर पहुंचेंगे। और हमें किधर जाना है, इसके राइट जाना है। तो इसके राइट जाने का मतलब यह है कितना राइट जाना है, 5 राइट जाना है। तो 10 + 5 हम कहां पर पहुंच गए, 15वें नंबर पर। 15 का मतलब क्या हो गया, ओ। इसका उत्तर क्या आएगा, कितने लोगों को बात समझ में आ गई। अगला एक और, लेफ्ट से 16वें लेटर के लेफ्ट 5वां लेटर कौन सा होगा। लेफ्ट इंड से 16 लेटर के लेफ्ट 5th लेटर कौन सा होगा, सोच के बताइए। छोटे छोटे कंसेप्ट हैं, बन जाएंगे तो बड़ा मजा देंगे, आप चटपट सवाल करोगे। लेफ्ट से 16 नंबर पे जा रहे हैं, क्या मिल रहा है, पी मिल रहा है। और अब इसके लेफ्ट आना है, यानी आपको रिवर्स आना है। कितना रिवर्स आना है, 5। तो 16 में से 5 चले गए, कितना आ गया, आप 16 में 5 माइनस करेंगे तो आप 11 नंबर पे पहुंचे। 11 नंबर पे क्या होता है, के। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, के हो जाएगा। क्लियर हो गया। अच्छा, एक चीज आपने नोटिस की, ओ कौन से नंबर पे आया, 15 नंबर पे आया। ओ कौन से नंबर पे आया, 15 नंबर पे। और के कौन से नंबर पे आया, 11 नंबर पे। ऊपर वाले प्रोसेस में हमने एडिशन किया था, 10 + 5 किया था ना, 10 और 5 15 हुआ था। नीचे वाले में हमने माइनस किया है, 16 - 5 11 हुआ। क्या मतलब है इसका, इसका मतलब यह है कि अगर लेफ्ट राइट अपोजिट डायरेक्शन है, यानी अगर आपकी डायरेक्शन सेम नहीं है, तो आपको क्या करना है, सब्ट्रैक्शन करना है, घटाना है। किनको घटाना है, क्या सब्ट्रैक्ट करना है, ये वैल्यू में से ये वैल्यू माइनस करनी है, सॉरी एडिशन करना है, उल्टा बोल दिया मैंने। और अगर आपके पास सेम डायरेक्शन है तो आपको माइनस करना है, सब्ट्रैक्ट करना है। क्यों, क्योंकि आप लेफ्ट से लेफ्ट पे गए और फिर वापस आ गए, तो आपको पीछे आना पड़ा ना। जबकि पहले वाले में क्या हुआ था, आप यहां पहुंचे थे, फिर उसके बाद आगे गए थे, तो आपको अपनी पूरी वैल्यू ऐड करनी पड़ी। तो अपोजिट डायरेक्शन में क्या होगा, एडिशन होगा। सेम डायरेक्शन में क्या होगा, माइनस होगा। अपोजिट डायरेक्शन में क्या होगा, एडिशन होगा। और सेम डायरेक्शन में क्या होगा, माइनस होगा। ठीक है, क्लियर हो गया, मेरी बात आपको समझ में आ गई है, बहुत अच्छे। मैं यहीं पर छोटा सा लिख देता हूं, अगर आपके पास अपोजिट डायरेक्शन है तो आप एडिशन करेंगे, यानी लेफ्ट राइट है या राइट लेफ्ट है तो आप क्या करेंगे, एडिशन करेंगे। लेकिन अगर आपके पास डायरेक्शन सेम है तो आप सब्ट्रैक्शन करेंगे। लेफ्ट लेफ्ट है, राइट राइट है, तो आप क्या करेंगे, सब्ट्रैक्शन करेंगे। क्लियर हो गया। अब मुद्दा आगे बढ़ता है। आपके पास एक अल्फाबेट है A to Z, एकदम प्रॉपर डायरेक्शन पे लिखी हुई है। लेफ्ट पर ए है, राइट पर जेड है। यू हैव टू फाइंड आउट लेफ्ट से 15th लेटर के राइट 3rd लेटर कौन सा होगा। अब आपको ज्यादा दिमाग नहीं लगाना, सीधे ध्यान करना है। लेफ्ट राइट अपोजिट है, सेम है, अपोजिट है, वैल्यू ऐड हो जाएगी। 15 + 3 18, और आपकी ये वाली डायरेक्शन खत्म हो जाएगी। आपका इसका जो ओवरऑल इफेक्ट आएगा वो आएगा लेफ्ट से 18। लेफ्ट से 18 का मतलब आपका आंसर हो जाएगा आर। क्लियर है, क्लियर है। अगर उल्टा लिखा होता, राइट से 18 लेटर के लेफ्ट 3rd लेटर, तो हमारा आंसर क्या होता। सेम अल्फाबेट है, अल्फाबेट की डायरेक्शन में कोई चेंज नहीं है, सेम अल्फाबेट है। राइट से 18 लेटर के लेफ्ट 3rd लेटर, इसका आंसर क्या होगा, कुछ नहीं, अपोजिट डायरेक्शन है, ये वाली डायरेक्शन हट जाएगी, इन दोनों का एडिशन हो जाएगा 21। राइट से 21, राइट से 21 का मतलब है +6 करने पर आपको लेफ्ट मिलेगा। लेफ्ट से 6 यानी ए की तरफ से छठा, ए की तरफ से छठा कौन होता है, एफ। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, एफ। बहुत सुंदर, ठीक है। कुछ सवाल रिवर्स ऑर्डर के करते हैं, एक आध सवाल रिवर्स ऑर्डर का भी कर लेते हैं, फिर हमारा कंसेप्ट ये क्लियर हो जाएगा, फिर हम लोग सीधे सवालों की ओर कूच कर सकेंगे। और जैसे जैसे सवाल आपके पास आते जाएंगे आप उसको, अल्फाबेटिकल ऑर्डर आप में से सब लग रहा है सभी को याद है, और मैं समझ गया हूं कि मुझे आपको किस पेस के साथ पढ़ाना है।
अब आपका ऑर्डर रिवर्स है, जेड यहां पर है, ए यहां पर है, ठीक है। ध्यान से उत्तर करिएगा, लेफ्ट से 15वें लेटर के राइट में 5वां लेटर कौन सा है? डायरेक्शन कैसे फाइंड कर, डायरेक्शन आपको खुद ही समझना है। या अगर आपको बोला जाए रिवर्स ऑर्डर में लिखा गया है, तो रिवर्स में लेफ्ट में जेड आ जाएगा और राइट में आपका, ठीक, समझ गए? तो जैसे ये सवाल अभी आएगा तो और क्लियर हो जाएगा, अभी मैं करवा रहा हूं, परेशान मत होइए। लेफ्ट और राइट अपोजिट है कि सेम है? एल आर है ना, मैंने बोला एल आर आए या आर एल आ जाए, तो आपको क्या करना है, एडिशन करना है। 15 और 5 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 20। इसको छोड़ देना है, इससे कोई मतलब नहीं है। लेफ्ट से 20, लेफ्ट से 20 यानी जेड की तरफ से 20। अब थोड़ा आपको ये दिमाग लगाना पड़ेगा, जेड की तरफ से 20 नंबर आपको चाहिए, लेकिन आपको डायरेक्शन कहां से याद है, ए की तरफ से, तो आपको इसका रिवर्स ऑर्डर निकालना पड़ेगा। 20 में क्या जोड़े कि 27 हो जाए, 7, यानी लेफ्ट से 20 वही होगा जो ए की तरफ से 7 होगा, ए की तरफ से 7। हमारा आंसर क्या होगा, जी। क्या हो जाएगा, जी। क्लियर हुआ? एक और सवाल रिवर्स ऑर्डर पे ही है। राइट साइड से 10th लेटर के लेफ्ट 5th लेटर कौन सा होगा? राइट से 10, लेफ्ट 5th, डायरेक्शन अपोजिट है, ऐड हो जाएगी। 10 और 5 कितना होगा, 15, 10 + 5 15। इस डायरेक्शन का कोई वैल्यू नहीं है, बस आपको यही वाली रखनी है। आपको राइट से 15 पता लगाना है, यानी राइट पे इस टाइम हमारे पास क्या है, ए से 15 मतलब हमारा अल्फाबेटिकल ऑर्डर। आंसर क्या आ जाएगा, ओ आ जाएगा। तन्मय क्लियर हो गया? सभी को क्लियर हुआ? बहुत सुंदर। हुआ कि नहीं हुआ? ठीक है, एक और करते हैं। राइट साइड से 15 लेटर के राइट में 5th, क्या आंसर आएगा? इसी को रिवर्स ऑर्डर ही कंसीडर करना है आपको। सेम है, अपोजिट है, सेम है, मतलब वैल्यू माइनस होगी। 15 में 5 जाएगा, 10 आ जाएगा। ये डायरेक्शन हट गई, बची क्या, राइट से 10th। राइट से 10th यानी ए की तरफ से 10, ए की तरफ का 10 का मतलब जी। वन लास्ट, लेफ्ट से 18 लेटर के लेफ्ट 5th लेटर कौन सा होगा? इसी को कंसीडर करिएगा, रिवर्स ऑर्डर। जेड लेफ्ट साइड है, ए राइट साइड है। आपको लेफ्ट से 18, वैल्यू सेम है, डायरेक्शन सेम है, क्या होगा, माइनस होगी। 18 - 5 13, इस डायरेक्शन की कोई वैल्यू नहीं है, बचा गया लेफ्ट। हमारा आंसर आ जाएगा लेफ्ट से 13। लेफ्ट से 13 हम निकाल नहीं पाएंगे क्योंकि जेड वाला हमें याद नहीं है, हमें एक ही तरफ वाले याद है, तो हम लोग क्या करेंगे, रिवर्स ऑर्डर मारेंगे। 13 का रिवर्स ऑर्डर क्या बनेगा, 14। 14 मतलब एन, 14 नवंबर। क्लियर हो गया? अब इसमें चाहे जितना बड़ा सवाल आ जाए, आपको कंसेप्ट क्लियर है? इसमें किसी को डाउट हो तो बताइए, क्योंकि अब मैं सवाल को बहुत बड़ा बनाने वाला हूं। बहुत बड़ा मतलब अब चाहे जिंदगी का जितना बड़ा सवाल दे सकता है, चैलेंज है टीसीएस को, एसएससी को, सबको कि भाई तुम दे दो, तुम्हारी औकात जितनी हो उतना तुम दे दो। यहां पे किसी को डाउट हो तो पहले वो क्लियर कर लो, फिर उसके बाद आगे बढ़ते हैं। चले, मुझे नहीं लगता कि किसी को डाउट है, हो तो कमेंट में लिख दो, मैं देख रहा हूं। सीधी अल्फाबेट कंसीडर करिए अभी, ए से जेड, फिर हम लोग रिवर्स वाले करेंगे। अब एसएससी घूम गया, बोला तुमको परसाएंगे, तुमको अब एकदम हालात तुम्हारे ढीले कर देंगे, तो क्या करेंगे, लेफ्ट से 15वें लेटर के राइट में 8वें लेटर के राइट नहीं के लेफ्ट में 5वें लेटर के लेफ्ट तीसरा लेटर कौन सा होगा? ऐसा बोला कि बाएं छोर से 15वें लेटर के दाएं 8वें लेटर के बाएं 5वें लेटर के बाएं तीसरा लेटर कौन सा होगा, ऐसा पूछा। कैसे करेंगे, कैसे करें, डरना नहीं है, दो दो को पकड़ना है, पीछे वाली डायरेक्शन को मारते चले जाना, काम खत्म। इसको देखो, सेम है, अपोजिट है, अपोजिट है, क्या करेंगे, एडिशन करेंगे। तो 15 वाट कितना हो गया, 23। अब हमारा सवाल बन गया लेफ्ट से 23। अब इसको कंसीडर करो, सेम है, क्या करेंगे, माइनस होगा, ये वाली डायरेक्शन हटाते जाना, दूसरी वाली, अब लेफ्ट वाली हट जाएगी। 23 और 5 18 आएगा। अब हमारा आ गया लेफ्ट से 18।
अब इसको कंसीडर करो, लेफ्ट से 18, लेफ्ट से तीसरा, 18 और 3 सेम डायरेक्शन है, माइनस हो जाएगा 15, अल्टीमेटली आ रहा है लेफ्ट से 15, आंसर आ गया ओ, खत्म, टाटा बाय बाय। इसीलिए ये सिखाया। बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर, बहुत ही उम्दा, मजा आया। रिवर्स कर दे इसको, जेड इधर है, ए इधर है, दिमाग से करना, आराम से करना। लेफ्ट साइड से 16वें लेटर के राइट, 5वें लेटर के लेफ्ट, तीसरे लेटर के राइट, दूसरा लेटर कौन सा होगा? कंसेप्ट क्लियर है तो चाहे जितना बड़ा सवाल दे दे एसएससी कर लोगे। अभी क्या करना पड़ेगा, लेफ्ट और राइट वैल्यू ऐड होगी, लेफ्ट से 21, ये खत्म। अभी क्या होगा, वैल्यू माइनस करना पड़ेगा, 21 में 3 जाएगा, लेफ्ट से 18। अभी क्या होगा, ये दोनों की वैल्यू लेफ्ट और राइट है, वैल्यू ऐड होगी, यानी लेफ्ट से 20। क्योंकि इस बार रिवर्स ऑर्डर है, अपन को फॉरवर्ड ऑर्डर लेना पड़ेगा। 20 का फॉरवर्ड ऑर्डर क्या बनेगा, 7, 7 मतलब जी, आंसर हमारा हो जाएगा जी। कितने लोगों को क्लियर हो गया मामला? सही है, कोई दिक्कत नहीं है। तो अब हम गिनने के चक्कर से बाहर आ गए, ठीक। अब सुनो एक कहानी, आओ सुनाओ तुमको एक कहानी। ये कहानी है दो बिछड़े जोड़ों की। ये जोड़े अंग्रेजी के अल्फाबेट में होते हैं और इनकी फॉरवर्ड एंड रिवर्स रैंक सेम होती है। जैसे ए की फॉरवर्ड रैंक 1 होती है, जेड की रिवर्स रैंक 1 होती है, ये दोनों सेम है। या आप ये कह लें इसकी रिवर्स रैंक 26 है, इसकी फॉरवर्ड रैंक 26 है, ये दोनों सेम है। तो ये दोनों एक दूसरे के क्या हुए, कॉम्प्लीमेंट्री पेयर हुए, कॉम्प्लीमेंट्री पेयर या फिर जोड़े हुए। इधर से पहले नंबर पे ए है, उधर से पहले नंबर पे जेड है, तो ये दोनों क्या है, भैया भैया है। ये कहानी है आजाद की। कहानी किसकी है, आजाद की। आजाद यानी ए का अपोजिट जेड। आजाद जो कि कानपुर का रहने वाला है। आप ये भी कह सकते हैं कि कमला पसंद खाता है। जो कैपिटल है वो एक दूसरे के अपोजिट है, कानपुर का रहने वाला है। और वो एक आदमी है। वो क्या है, वो एक आदमी है, मैन, एम का अपोजिट एन। उसको दुनिया का सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग, हो गया लव। क्या हो गया, लव हो गया। ये गया काम से इसको लवेरिया हुआ। तो आजाद जो कानपुर का रहने वाला एक आदमी है, उसको क्या हो गया है, लव हो गया है। और जब किसी को लव हो जाता है तो वो कहीं का नहीं रहता, वो सत्यानाश हो जाता है मामला। तो वो क्या करता है, जब उसको लव हो गया है तो वो रोज अपनी बाइक निकालता है। क्या निकालता है, बाइक, बी वाई, बी के अपोजिट वाई। और इवनिंग में कब, शाम को एक क्रैक्स का पैकेट लेता है, क्रैक्स 5 रुपए वाला। सी का अपोजिट एक्स, एक्स का अपोजिट सी, अपोजिट मतलब कॉम्प्लीमेंट्री पेयर, दोनों की रैंकिंग सेम होती है। और एक ड्यू की बोतल लेता है और निकलता है डर के आगे जीत करने। ड्यू, डी का अपोजिट डब्ल्यू, डब्ल्यू का अपोजिट डी। याद करने का तरीका है, फुल स्पीड पे क्या करता है, फुल स्पीड पे कहां निकल जाता है, क्योंकि कानपुर में है जीटी रोड, जीटी रोड निकल जाता है बाइक लेके। जो उसको देखता है वो कहता है कि यार ये लड़का जो है, या तो ये हाई स्कूल में है, हाई स्कूल में है, या फिर ये इंटर में है, या फिर ये इंटर में है यानी 12वीं में है। आई का अपोजिट आर, आर का अपोजिट आई, ये कीवर्ड है। पूछते हैं भाई जाते कहां हो तुम, रोज बाइक निकाल लेते हो, इवनिंग में फुल स्पीड में जीटी रोड में निकल जाते हो, जाते कहां हो तुम? कहता है मैं जाता हूं जंगल। जंगल काहे जाते हो? कहता है क्वीन से मिलने, अपनी रानी से मिलने जाता हूं। जंगल क्वीन, जंगल क्वीन, अपनी रानी से मिलने जाता हूं। ये कुछ ऐसे कीवर्ड हैं जो आपको अपोजिट हमेशा याद रखवाएंगे। जैसे एम का अपोजिट एन है, ए का अपोजिट जेड है, बी का अपोजिट वाई है। एक छोटा सा तरीका है याद रखने का, बाकी आप कैसे भी चाहो तो इसको याद रखो, लेकिन ये अपोजिट पेयर आपको जरूर पता होने चाहिए कि के का अपोजिट पी होता है, पी का अपोजिट के होता है, एल का अपोजिट ओ होता है, ओ का अपोजिट एल होता है, एम का अपोजिट एन होता है, एन का अपोजिट एम होता है। ये फॉरवर्ड एंड रिवर्स डायरेक्शन सेम, रैंक सेम रखते हैं, ठीक है। चलो देखते हैं कितने लोगों को याद हुआ। ए का अपोजिट क्या है, आजाद, जेड। सी का अपोजिट क्या है, क्रैक्स का पैकेट, सी एक्स। डब्ल्यू का अपोजिट क्या है, ड्यू की बोतल, डी डब्ल्यू। मैन, एम का अपोजिट क्या है, मैन, एम एन। के का अपोजिट क्या है, के पी, कानपुर।
एल का अपोजिट क्या है? लव, LO। तो इसको याद रखो, हर हाल में याद रखो। तो मैंने इतना कंसेप्ट आपका बना दिया है कि अब आप इतना अगर याद रखोगे तो आपको कोडिंग डिकोडिंग में बहुत आसानी होने वाली है, आपको एनालॉजी में बहुत आसानी होने वाली है, आपको अल्फाबेट से जुड़ा हुआ कोई भी सवाल दिया जाएगा उसमें बहुत आसानी होने वाली है। लेकिन इसके बाद भी कुछ और ऐसी चीजें होती हैं जो हमें समझना चाहिए। आइए देखते हैं आपने कितना सीखा, कितना समझा। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर लगाते हैं, ये लाइए। मुझे लगता है इसका आंसर आप विद इन 10 सेकेंड करोगे। अंग्रेजी वर्णमाला में कौन सा अक्षर दाईं ओर से 10वां होता है? विच लेटर विल बी द 10th फ्रॉम द राइट इन द इंग्लिश अल्फाबेट? राइट एंड से 10वां चाहिए, आंसर क्या होना चाहिए? इधर से पूछते ए से 10वां, बाएं से 10वां, लेफ्ट से 10वां। डायरेक्शन क्लियर है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? क्या आंसर होना चाहिए? राइट से 10वां, तो 10 का अपोजिट 17 है ना, 10 का अपोजिट 17, ऐसे याद रखो। 10 का अपोजिट 17, 17 किस नंबर का होता है? क्यू का। क्यों? क्यों क्यों की लिखती है? पूछ। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? क्यू हो जाएगा। बहुत सुंदर, बहुत होशियार बच्चे आए हैं इस बार। अगले प्रश्न पर चलते हैं, इसे करिए। ये थोड़ा सा अच्छा प्रश्न है, इसमें थोड़ा सा नया तड़का है, हल्का सा जीरा मारा गया है। तो विच इज द 5th लेटर टू द लेफ्ट ऑफ द लेटर आर इन द इंग्लिश अल्फाबेट? बिना पेन चलाए करना है, करो, सोच, दिमाग लगाओ। 30 सेकंड में आपको देता हूं, 30 सेकंड में आपको देता हूं। इसी एनर्जी के साथ अपन रोज पढ़ेंगे और धीरे धीरे मेरी एनर्जी और बढ़ती चली जाएगी। तुम लाइव आते रहना बस। घबरा गए? नहीं घबराने का भाई। आर, आर मतलब 18, बाईं ओर जाना है, यानी पीछे जाना है। कितना जाना है? 5 लेटर पीछे जाना है। 18 में 5 माइनस करो तो 18 में 5 माइनस करें तो कितना आ गया? 13 आ गया। 13 किसका होता है? एम का। बाकी जो लोग हैं वो गिनेंगे, गिनना कभी नहीं है। आर से पीछे आना, गिनना नहीं, नहीं तो टाइम लगेगा एबीसीडी लिखने में। अगर आपको कंसेप्ट नहीं पता होगा तो आप एबीसीडी लिखोगे, फिर आर से पीछे गिनोगे, आप 3 गुना समय लोगे। जबकि आपने सवाल पढ़ा आर के बाईं ओर, आर यानी 18, 18 के लेफ्ट जाना है यानी माइनस होना है। यह भी आप ध्यान रखें कि अगर आप कभी भी लेफ्ट जाते हैं किसी भी चीज के तो आपको रैंक माइनस करनी पड़ती है, और अगर आप राइट जाते हैं किसी भी चीज का तो आपको प्लस करना पड़ता है, लेकिन किसी पर्टिकुलर लेटर के। इस वो वाले कॉन्सेप्ट में मत भिड़ा देना इसको लेफ्ट और राइट वाले में। ठीक है, एम क्लियर है? अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर, इसे करिए। उड़ी बाबा, अरे अंग्रेजी वर्णमाला का प्रथम अर्धांश यानी फर्स्ट हाफ रिवर्स कर दिया जाए एंड सेकेंड हाफ भी रिवर्स कर दिया जाए, तो दाएं से 10वें अक्षर के बाएं 10वां अक्षर कौन सा होगा? अब आया मजेदार सवाल, इसको कैसे करेंगे? करिए। यहां पर एक नई चीज मैं आपको सिखाने वाला हूं और उम्मीद करता हूं आपको बहुत पसंद आएगी। अब इसको करने के 2-3 तरीके, 2 ही तरीके ज्यादा अच्छे, तीसरा छोड़ दो। अंग्रेजी वर्णमाला के फर्स्ट हाफ को रिवर्स करना है और सेकेंड हाफ को भी रिवर्स करना है। अंग्रेजी वर्णमाला में इंग्लिश अल्फाबेट में 26 लेटर होते हैं, यानी 13 के हमें ग्रुप बनाने, उनको रिवर्स भी करना है। रिवर्स करने के बाद पूछ रहे हैं राइट से 10, पहले तो हम देखें जाना कहां है। राइट से 10 के लेफ्ट 10, वैल्यू अपोजिट है यानी वैल्यू ऐड हो जाएगी, तो हमें राइट से 20th लेटर निकालना है यानी लेफ्ट से 7 लेटर निकालना है। बात वही है, राइट से 20 नंबर, लेफ्ट से 7 नंबर, ये हमें निकालना है। अब समस्या हमारे साथ क्या है? समस्या हमारे साथ यह है कि या तो हम पहले ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम लिखे, फिर उसके बाद सेकेंड हाफ एन एम एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड पहले लिखे, फिर क्या करें? इनको रिवर्स करें। इनको रिवर्स करने का मतलब यह है कि एम एल के जे आई एच जी एफ ई डी सी बी ए, ठीक। और हमें केवल राइट से लेफ्ट से 7 नंबर पता लगाना है, तो हम लेफ्ट से 7 नंबर पता लगा लें, 1 2 3 4 5 6 7, तो हमारा आंसर कहां आ जाएगा? जी आ जाएगा। हमें दूसरे पे जाने की जरूरत नहीं थी, उसकी कोई जरूरत ही नहीं है। लेकिन अगर मान लो दूसरे वाले का पूछा होता या पहले वाले का पूछा होता तो इस तरह से लिख के करने में आपका टाइम वेस्ट होगा। अब मैं आपको यहां पर रीजनिंग में गणित दिखा रहा हूं, ध्यान से समझे। इस तरह का कभी भी आए कि अभी 5-5 के ग्रुप वाला भी आएगा, तो कभी भी आए तो आप हमेशा क्या करें? एक आइडिया लें। आइडिया मतलब ये हमारी अल्फाबेट को हमने 2 पार्ट में ब्रेक कर दिया। इस चीज को बहुत ध्यान से समझिएगा, इससे सवाल को आप आधे से भी कम समय में कर लोगे। हमारी अल्फाबेट जो होती है नॉर्मली ए से
एम तक फर्स्ट हाफ होता है, फिर एन से जेड तक सेकेंड हाफ होता है। यही तो होता है हमारा नॉर्मल अल्फाबेट। आपने को क्या बोला कि भाई साहब इसको रिवर्स मारो, अपन ने क्या किया, रिवर्स मारा, एन और ए। हम ये नहीं लिखना चाह रहे हैं, हम ये नहीं करना चाह रहे, हम सिर्फ गणित से करेंगे सिर्फ। और इसको भी हमने रिवर्स मार दिया, जेड से एन। कितने लोगों को मेरी बात समझ में आई कि हाँ सर आपने क्या किया? हमने बस एक आइडिया, रफली आइडिया बनाया है कि क्या चल रहा है, ये देखना है। कितने लोग कर लोगे कि हाँ सर हमें, सॉरी यहां पे एम लिखना चाहिए मुझे, ये कितने लोग कर लोगे कि हाँ यहां एम लिखेंगे यहां ए, इतना हमें अंदाजा हो जाएगा कि हाँ 13 उधर जाएगा 1 इधर आ जाएगा। बोलो हाँ या ना। क्लियर है? इतना तो आप कर लोगे। बस एक बॉक्स टाइप का बनाना है, नहीं बनाना है तो एक लाइन खींच लेना, उसमें इधर उधर लिख लेना। मतलब आप ऐसे भी कर सकते हो कि आपको दो पार्ट में ब्रेक करना था, आप यहां पर एम लिख लेते, यहां पर ए लिख लेते, यहां पर आप एन लिख, जेड लिख लीजिए, यहां पर आप एन लिख लीजिए, तो आपने एक आइडिया बना लिया कि हाँ ऐसा होना है, हो जाएगा। अब देखिए इसमें गणित क्या काम करती है। अब आपको पता है कि हमारा ए से लेके ये 13वें नंबर पे आ गया है, एम पहले नंबर पे पहुंच गया है, जेड 14वें नंबर पे आ गया है और एन 26वें नंबर पे पहुंच गया है। बोलो क्लियर है? यहां से सवाल देखिए कैसे चट्ट से आने वाला है, पलक झपकते सवाल आने वाला है। 1, 13, 14, 26, क्लियर है? लेकिन एक्चुअल रैंकिंग क्या है? ए की 1 होती है, एम की 13 होती है, जेड की 26 होती है, एन की 14 होती है। तो अब आपके पास दो अलग ग्रुप है। इस ग्रुप की रैंकिंग 13 1 14 के हिसाब से चल रही है, 13 और 1 14 के हिसाब से चल रही है। इसकी रैंकिंग 26 और 14 40 के हिसाब से चल रही है, 26 और 14 40 के हिसाब से चल रही है। ये चीज समझ में आई? आपसे पूछा गया है कि राइट साइड से 20 यानी लेफ्ट से 7, इतना तो निकालना है इधर से, लेफ्ट से 7 यानी आपको पता करना है कि 7 नंबर पे कौन सा लेटर आया होगा। तो 7 नंबर पे वो लेटर आया होगा जो ऐड करने पे आपको 14 बना दे। यानी 7 पे क्या हम ऐड करेंगे, 14 आ जाएगा। 7 पे 7 ऐड करेंगे तो 14 आ जाएगा। इसका मतलब ये जी है। दूसरा पूछा जाता, मान लीजिए पूछा जाता लेफ्ट से 9 लेटर कौन सा होगा, लेफ्ट से 9 यानी आप यहां 9 पे पहुंचते और अंदाजा लगाते कि 9 में मैं क्या ऐड करूं कि मेरा 14 आ जाएगा। 9 में 5 ऐड करेंगे तो आपको 14 आ जाएगा, मतलब ये लेटर ई है, लेफ्ट से 9 लेटर ई है। अब आपको लिखने की जरूरत नहीं है। और थोड़ा बड़ा सवाल करते हैं, आपसे बोला जाता है कि लेफ्ट से 16वां लेटर कौन सा होगा, लेफ्ट से 16वां लेटर। तो 14 15 16, अब यहां पर पहुंचते 16। इस वाले ग्रुप की रैंकिंग किसके हिसाब से चल रही है, 26 और 14 40 के हिसाब से चल रही है। 16 में क्या जोड़ोगे 40 आ जाएगा, 16 में क्या जोड़ोगे 40 आ जाएगा, 24 जोड़ोगे तो 40 आ जाएगा। 24 किसका नंबर होता है, एक्स का, यानी लेफ्ट से 16वां लेटर अब एक्स है। और पूछा जाता, मान लीजिए आपसे पूछते लेफ्ट से 20वां लेटर कौन सा है, लेफ्ट से 20वां लेटर, तो मुझे पता है लेफ्ट से 20वां लेटर, मैं इस कोऑर्डिनेट में आऊंगा, मैं इस वाले ग्रुप में आ जाऊंगा। तो 20 में मैं क्या ऐड करूं जो मेरा 40 आ जाए, लेफ्ट 20 में मैं 20 ऐड करूंगा तो मेरा 40 है, मतलब ये लेटर 20 होगा। देख लो चाहे तो गिन के। कितने लोगों को बात समझ में आ गई? ये गणित लगाओगे आपके अल्फाबेट के एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, 5 टुकड़े कर दे और सबको रिवर्स कर दे। आप उस ग्रुप में पहुंचिए, उस ग्रुप की रैंकिंग को फाइंड आउट करिए और आप पता लगा लेंगे कि कौन सा लेटर आपको निकालना है। कितने लोगों को समझ में आया कंसेप्ट? आपको यह लिखने की जरूरत नहीं है, वो कभी गलत भी नहीं होगा। गलत इसलिए नहीं होगा क्योंकि गणित लग रही है और कॉन्फिडेंस अलग आएगा। सवाल करने का तरीका बदलना है, ये नहीं करना है लिख के नहीं करना। लिख के तो करोगे ही, अभी तक तो लिख के ही करोगे ना। अगर कंसेप्ट नहीं पता है तो लिख के ही करते ना। अब तो कंसेप्ट पता है तो अब उसको लिख के नहीं करना कि एबीसीडी पूरी लिख रहे हैं फिर उसको रिवर्स कर रहे हैं फिर गिन रहे हैं। ये तो चलो फिर भी उन्होंने जी वाला आसान पूछा था। अगर इस तरह का पूछा होता लेफ्ट से, अच्छा मुझे आप एक और बता दो तो मुझे तसल्ली हो जाए कि लेफ्ट से 19वां लेटर कौन सा होगा इसी ग्रुप में, लेफ्ट से 19वां लेटर। बिल्कुल रिपीट करेंगे, बहुत बार रिपीट करेंगे, परेशान न होइए। देखिए एक्चुअल में क्या होता है, जब आप ग्रुपिंग चेंज करते हो तो गिनती बराबर चलती है। आपको बस ये देखना पड़ता है कि रैंकिंग इस वाले ग्रुप में क्या चल रही है, 13 और 14 की रैंकिंग चल रही है, मतलब इसमें 14 का ही हिसाब बनेगा। इसमें 14 और 26 40 की रैंकिंग चल रही है तो 4। अब बोला गया लेफ्ट से 19, तो 19 कौन वाले ग्रुप में आएगा, हमें पता है वो 13 वाले ग्रुप में नहीं आएगा, वो इस वाले ग्रुप में आएगा।
तो 19 में आप क्या जोड़ो कि 40 हो जाए, 19 में क्या जोड़ो कि आप 40 पा जाओ? 21। 21 कौन सा नंबर होता है, किसका होता है? कर लेंगे, यू आ जाए। आई थिंक अभी क्लियर हुआ, कंसेप्ट समझ में आया। एक सवाल और करते हैं और थोड़ा सा क्लियर होगा। आई थिंक क्लियर है ना सभी को? अभी और सवाल करेंगे इस पर आधारित, परेशान ना होइए, इसे करिए। क्वेश्चन नंबर 4 फटाक से करिए। अभी और आएंगे सवाल, आराम से आप बुद्धि में, हम जब तक आपको बिठा नहीं देंगे, जब तक हम आपको सिखा नहीं देंगे, तब तक हम इसी तरह के सवाल आपको कराते रहेंगे, क्योंकि हमको तैयारी आपकी करानी जीत की। करिए। यदि अंग्रेजी वर्णमाला को रिवर्स क्रम में लिखा जाए तो दाईं ओर से 10वां कौन सा होगा? आई थिंक ये हम लोग कर चुके हैं क्या? तो दाईं ओर से 10वां, मजाक चल रहा है। दाएं तरफ हमारा ए हो गया ना, तो ए का आंसर क्या हो जाएगा? जे नहीं आएगा? क्यों तन्मय? सही है भाई, रिवर्स ऑर्डर यानी जेड इधर ए इधर, तो ए की तरफ से आपको 10वां पता लगाना, जे हो जाएगा। चलो बढ़िया, अगला करो। क्वेश्चन नंबर 5 अभी ऐसा करके आए हो। सुरजीत, आपको लैंग्वेज समझ में आ रहा है? चल रहा है काम आपका? खुश हो? हैप्पी? कुछ हो दिक्कत तो मेरे को बता देना। कुछ अंग्रेजी मीडियम वाले भी है ना, बहुत सारे अंग्रेजी मीडियम वाले हैं इसमें, अंग्रेजी मीडियम वाले ही ज्यादा है। ठीक है, अपन को क्या करना है, लेफ्ट। आप सवाल कैसे लिखोगे? अब मैं आपको बता रहा हूं, अंग्रेजी वाले कैसे पढ़ोगे, हिंदी वाले कैसे पढ़ोगे। हिंदी वाले शुरू से पढ़ोगे, शुरू से मतलब अंग्रेजी वर्ड मतलब बाई लिखा तो लेफ्ट लिख लो, 18 लिखा तो 18 लिख लो, फिर बाई लिखा तो लेफ्ट लिख लो, फिर 10 लिख लो। वैल्यू सेम है, क्या करना पड़ेगा? माइनस करना पड़ेगा। लेफ्ट से 8वां क्या हो जाएगा? एच। इंग्लिश वाले उल्टा पढ़ोगे, आपको रिवर्स पढ़ना पड़ेगा। लेफ्ट पहले पकड़ना है, फिर इधर आओ, फिर 18 पकड़ो तो लेफ्ट 18, फिर उधर जाओ, फिर 10th पकड़ो 10, फिर ये लेफ्ट। समझ गए? अंग्रेजी वाले इंग्लिश वाले रिवर्स ऑर्डर से लेके आओगे, जल्दी करना है तो। सवाल पढ़ने का टाइम नहीं होता ना अपने पास कभी कभी, तो अंग्रेजी वाले रिवर्स पढ़ेंगे, हिंदी वाले आगे से पढ़ेंगे, वो पा जाएंगे। ठीक है, चलो अगला करते हैं। बहुत बढ़िया, ये करिए। अब इस सवाल को कैसे आप जल्दी करोगे बिना लिखे पढ़े, समझो। विच इज द फिफ्थ लेटर टू द लेफ्ट ऑफ द फिफ्थ फ्रॉम द लेफ्ट ऑफ द लेटर के? तो आपको लेटर के लेना है, के की बाईं ओर आपको 5 जाना है। आपको पता लग गया के 11 है। कि अब मैंने बोला जब आप किसी लेटर के लेफ्ट आएंगे तो वैल्यू माइनस होगी, इधर जाएंगे तो प्लस होगी। और इसके भी आपको लेफ्ट कितना जाना है? 5 जाना है। तो आपको कितना ओवरऑल आना है? 5 5 10, आपको 10 माइनस आना है। 10 माइनस आओगे, बचेगा कितना? 1। 1 का मतलब ए। नहीं, क्वेश्चन पढ़ना है, लेकिन कभी कभी पढ़ने का टाइम नहीं होता, तो मैं आप एक ही जैसे समझ गए हो कि क्वेश्चन किस टाइप का है, तो एक सरसरी नजर से क्वेश्चन कैसे पढ़ना है। ठीक है, अच्छा मैं ना पढ़ूं ये कह रहे हो क्या भाई? के बाएं लेफ्ट, के बाएं लेफ्ट, 5वां ये, फिर और 5वां जाना है। 5 5 10 आपको पीछे जाना था, तो 11 में से 10 माइनस हो जाएगा, 1 आ जाएगा। ए सभी को आया? कोई ऐसा है जिसको नहीं आया हो? देखिए बहुत अच्छा कॉन्फिडेंस डेवलप करना है हमें। जहां पे डाउट हो तो मुझे बता दीजिएगा। आपकी क्लास से मुझे एक अंदाजा लग गया है कि क्लास काफी होशियार है, इसलिए मैं थोड़ा सा तेज जा रहा हूं। अदरवाइज मैं और आराम से जा सकता हूं। जहां आपको समझ में नहीं आएगा हम लोग उसको और रिपीट करेंगे और करेंगे। ये करें, वही सवाल हो गया। अब देखो एन के बाई और 5वां, अब दिमाग में अब सवाल लिखना नहीं है, समझो। एन के बाई और 5वां यानी एन के लेफ्ट में 5, 14 में 5 कम हो गए 9, के दाई दाई राइट यानी प्लस, 9 10 19 19 एस, खत्म। टाइम बचाना है, वी आर रनिंग आउट ऑफ टाइम। टाइम बचाना है अपने को टाइम बचाना है भाई। मजा आ रहा है? नहीं आ रहा है? कोई बात नहीं, अभी आएगा मजा, तो मैं दिला के ही रहूंगा। ये करो, क्वेश्चन नंबर 8, कंसेप्ट क्लियर कर देंगे एकदम। कोर्स की टेंशन मत लेना, कोर्स नहीं होगा तो रात रात भर पढ़ा देंगे, जब तक आपको समझ में नहीं आएगा तब तक पढ़ते रहेंगे। यहां तक आने में मुश्किलात थी, अब कोई मुश्किल नहीं है। करो। विपरीत क्रम में लिखा जाए तो दाएं से 11वां, राइट से 11वां, फिर राइट 7वां। अब तो ये आसान सवाल हो गए, 11 7 18, राइट से 18। रिवर्स ऑर्डर में लिखा हुआ यानी जेड से 18 पता करना है। जेड से 18 यानी हमें चाहिए होगा 9।
ए से 18, अंग्रेजी वर्णमाला को विपरीत क्रम में लिखा है, दाएं से 11वें अक्षर के दाएं 7वां। गलत करता हूं मैं, देखो बुद्धि मेरी हार गई है, सेम वैल्यू है और मैंने क्या कर रखा है, गड़बड़ कर रखा है। तो 11 में 7 जाएगा, बचेगा 4 और R4। राइट साइड पे आपका ए है, ए से 4 का मतलब हो गया डी। हाँ जी माइनस होगा भैया, मेरा माइनस होगा। देखा, मैंने कहा था तुम मुझसे अच्छे बनोगे, मैं कुछ नहीं हूं, मैं तो कूड़ा हूं, तुम चांदी बनोगे, नहीं तुम सोना बनोगे। ठीक है, चलो अगला करते हैं, इसे करिए, ये करिए, क्वेश्चन नंबर 9। राइट से 20th लेटर के राइट 10th लेटर के बीच में कितने लेटर हैं? तो 20 और 10, रैंक डिफरेंस कितना आया है? 10 का। ध्यान रखिएगा, नंबर ऑफ लेटर हमेशा -1 होगा, 9। ध्यान रखें, नंबर ऑफ आर्टिकल, नंबर ऑफ अल्फाबेट, हमेशा नंबर ऑफ पीपल, ये ऑर्डर और रैंकिंग में भी काम आएगा, हमेशा रैंक डिफरेंस से 1 कम होता है। किससे 1 कम होता है? रैंक डिफरेंस से 1 कम होता है। एक और कंसेप्ट आपके लिए, ताजा ताजा एकदम, जितना भी रैंक डिफरेंस आएगा, अगर उसके बीच में आर्टिकल पूछे जा रहे हैं तो आपका हमेशा 1 कम आएगा। ठीक है, तो एक और सवाल आज करते हैं और फिर उसके बाद चलो आ गया ये सवाल, मैं चाह रहा था कि आ ही जाइए। अब इस सवाल को ध्यान से पढ़िए, ये कठिनतम सवाल है ना, ये अति उत्तम कठिनतम सवाल है। ध्यान से पढ़ें आप, मैं चाहता हूं ये आप ही पढ़ें, आप ही समझें और इसका उत्तर भी आप ही करें, इसमें सब कुछ है। आइए देखिए, इसमें क्या किया गया है, इंग्लिश अल्फाबेट को 5 ग्रुप में जो बांटा गया है, जेड को हटाकर 25 लेटर बचे होंगे, 25 को उन्होंने क्या कर दिया, 5-5 ग्रुप में बांट दिया और सभी को विपरीत क्रम में लिखा है, यानी रिवर्स ऑर्डर में लिखा गया, सबको यही विपरीत लिखा। तो आपको क्या पता करना है, बाईं ओर से यानी लेफ्ट से 17th लेटर के लेफ्ट 9। तो अल्टीमेटली आपको क्या पता करना है, 17 में से 9 घटाए 8 आ गया, आपको लेफ्ट से 8वां लेटर पता करना है। एक तरीका तो वो है कि आपको पता है पहला वाला जो ग्रुप बनेगा वो हमारा बनेगा ए से लेके ई तक का, यानी हम कहेंगे कि ई पहले आएगा, ए बाद में आएगा, रिवर्स करना है ना। फिर अगला जो ग्रुप बनेगा वो बनेगा एफ से लेके जे तक का ना, 5-5 के ग्रुप है, तो जे अब आ जाएगा, एफ यहां आ जाएगा। आप मेरी बात समझ गए? और आपको केवल 8वां लेटर पता लगाना है, यानी आपका दूसरे ग्रुप में काम हो जाएगा, आपको आगे के ग्रुप बनाने की जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी मैं आपको समझाने के लिए बना रहा हूं। जे के बाद का अगला ग्रुप बनेगा के से 15 तक, यानी के से ओ तक, तो ओ पहले आ जाएगा, के बाद में आ जाएगा, ये पलटने पर ये हो जाएगा। और इसके आगे जाएं तो एक और ग्रुप बनेगा जे के एल एम एन ओ, पी से लेके 20 तक, तो 20 यानी टी तक, यानी टी यहां आ जाएगा, पी यहां आ जाएगा। देखो बनाने में परेशानी होती है, आपको अब नंबर ऑफ लेटर के हिसाब से पता करना है कि कौन सा है। अभी तो मान लो हम लकी रहेगी, लेफ्ट से 8वां पूछ लिया, तो हम चाहो तो बना के भी गिन सकते हैं, लेकिन अब हम इसको रैंकिंग समझेंगे कि इस ग्रुप में रैंकिंग कैसी चल रही है। बहुत आसान होता है, 1 5, इसमें 6 की चल रही है, यहां 6 10, यहां 16 का मामला चल रहा है, ये 11 और 15, यहां 26 का मामला चल रहा है, यहां 16 और 20, यहां 36 का मामला चल रहा है। इस तरीके से हम ग्रुप को निकाल सकते हैं। हमसे कहा गया है लेफ्ट से 8वां, तो हमें यह अंदाजा लगाना पड़ेगा हम कहां पहुंचेंगे, दूसरे ग्रुप में। यहां पे 8वां पता लगाना है, 8वें का मतलब समझ रहे हो,
कि यहाँ पे 16 की रैंकिंग चल रही है, तो 8 में हम क्या ऐड करें कि हमें 16 मिल जाएगा? 8। 8 किसका होता है? एच का। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? एच। मान लो पूछा जाता है लेफ्ट से 18वां लेटर कौन सा है? लेफ्ट से 18वां मतलब यहां पे 10 तक ग्रुप है, 10 के बाद 15 16, यहां 20 तक का ग्रुप है ना, 15 तक का, तो यहां 20, तो लेफ्ट से 18वां लेटर हमको यहां पे मिलेगा 18, और यहां पे ग्रुपिंग किसकी है? 36 की। 16 और 20 36 की ग्रुपिंग है, तो 18 में क्या जोड़े? 18, यानी वो लेटर होगा आर। लेफ्ट से 18वां लेटर आर बनेगा। समझ गए? आ गया समझ में? ऑप्शन नहीं था वो बात अलग है, लेकिन यहां पर आप देखो, आपको लेफ्ट से 17 और 9, 9 8 17 ही तो आएगा। लेफ्ट से 8वां बना के दिखा देता हूं मैं। ए के बाद आप जाओगे तो जे के पहले क्या आएगा? आई। आई के पहले एच। तो 5 के बाद 6 7 8, 8वां यही तो आ रहा है। आंसर हमेशा सही आएगा, आंसर कभी गलत नहीं होगा, इसमें ऑप्शन नहीं है। तो राइट आंसर हमारा एच हो जाएगा। कर लेंगे, किसी को दिक्कत हो तो बताइए, लेकिन हाँ ग्रुपिंग पूरी होनी चाहिए। ठीक है? हाँ एच ऑप्शन नहीं है, छोड़ दीजिए उसको, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। कंसेप्ट समझ गए ग्रुपिंग वाला, कि अगर कई ग्रुपिंग करी जाए, आधा लिखा जाए, तोड़ा जाए, कुछ भी कर लिया जाए, आपको बस ग्रुपिंग का कंसेप्ट समझ लेना है कि इसमें कितने की ग्रुपिंग हो रही है, इसमें कितने का एडिशन हमारा पूरा बन रहा है, इसमें क्या टोटल चल रहा है, इसमें क्या टोटल चल रहा है, आप खट से आंसर निकाल लोगे। फिर आपको ज्यादा, आपको बस एक बेसिक आइडिया लेने की जरूरत है। ठीक है? आ गया समझ में? चलो फिलहाल आज के लिए इतना ही रखते हैं, बाकी कल फिर कंटिन्यू करेंगे कुछ नए सवालों के साथ। इसको एक बार प्रैक्टिस कर लेना, क्लास की पीडीएफ हम उपलब्ध करा देंगे, बाकी कल कंटिन्यू करते हैं। ठीक है? चलो बाय बाय, टेक केयर, ध्यान रखिएगा।